बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत अहम दिन था, बड़ा मुकदमा और उसकी रिपोर्ट जीआईटी ने आज सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दी गई है और उस रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ रही हैं और ऐसा लगता है कि शरीफ फैमिली के लिए यह रिपोर्ट कोई ज्यादा मुस्बत नहीं है, इनफैक्ट बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जो बुनियादी क्लेम थे शरीफ फैमिली ने जो बुनियाद बताई थी 12 मिलियन दिरहम जो कि मिले थे उनको एहली स्टील यानी कि गल्फ स्टील बेच के, उसका कोई रिकॉर्ड जीआईटी को नहीं मिला है। और ये जीआईटी का दावा नहीं है, ये क्लेम किया है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने कि इस किस्म का कोई रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं। उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये आपको बताते चलें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद इमरान खान ने एक दफा फिर मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ को मुस्ताफी होना चाहिए, जबकि मुस्तरद किया है इस रिपोर्ट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, ये रद्दी है हमारे लिए और इमरान नामा है, मुतासिब रिपोर्ट पेश की गई है जीआईटी की जानिब से, ये मौक़िफ़ है नून लीग का। सबसे पहले आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जब कार्रवाई हुई तो इस रिपोर्ट जो है जीआईटी के मेहमान ने जमा करवाई, 60 दिन इनको मिले थे, 60 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। सिर्फ जो वॉल्यूम 10 था उसको रोकने का कहा गया है, क्योंकि जीआईटी का कहना था कि उससे हम मज़ीद तहकीकात करना चाहते हैं। तस्वीर लीक वाला मामला, उस इशू को भी आज एड्रेस किया गया। ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि वफाक को कोई इशू नहीं है नाम जाहिर करने में और इदारा जाहिर करने में जिसने ये रिपोर्ट, ये तस्वीर लीक की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है कि उस शख्स का नाम, उस इदारे का नाम मंजर आम पर लाया जाए। रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला, उस इशू को भी आज सेटल कर दिया गया है। एससीपी चेयरमैन के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है, एफआईए की फाइंडिंग्स के मुताबिक एससीपी चेयरमैन मुर्तकिब है टेम्परिंग के, और आज कोर्ट का ये ऑर्डर था कि उन पर फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज किया जाए। वो मुकदमा एससीपी चेयरमैन जफर हिजाजी पर दर्ज भी हो गया है। जंग ग्रुप के हवाले से कहा गया कि उन्होंने रिपोर्टिंग की है, वो गलत रिपोर्टिंग है, और ये कहा गया कि कैसे मुमकिन है कि एक रिपोर्टर एक जज को कॉल करता है और उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करता है, वो जज जो कि इस बेंच का हिस्सा है, और इसके बाद उनका नाम से उनकी जो मौक़िफ़ है उसको छापता भी है। इस हवाले से जंग ग्रुप को जो है तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि मीडिया को जो इश्तिहारात मिलते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और इनको इश्तिहारात सूबाई मिनिस्ट्री से, सूबाई हुकूमत से मिलते हों या वफाकी हुकूमत से, उन तमाम चीज़ों को जमा करवाया जाए। एक और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है, उन्होंने तकारीर का जो मतन है वो मंगवाया है, और ये तकारीर है साद रफ़ीक साहब की, ये तकारीर है तलाल चौधरी साहब की, ये तकारीर है आसिफ किरमानी साहब की, और सुप्रीम कोर्ट ने इस खदशे का इजहार किया है कि इन लोगों ने जो है जीआईटी को मलाइन किया है, या ये भी इनके ऊपर भी तौहीन अदालत बनती है नहीं, इसका फैसला नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल जो इनके जो खिताब हैं उनकी रिकॉर्डिंग तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात करते हैं कि इस जीआईटी की रिपोर्ट में क्या है। इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम भी पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आती जा रही है। इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। जो बुनियादी केस था जीआईटी बनाने का ये था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 अप्रैल के ऑर्डर में लिखा था कि आप पता करें कि नवाज शरीफ साहब, उनके डिपेंडेंट्स और जो बेनामी दारे, क्या उनके असासे उनकी आमदन से ज्यादा है या नहीं। तो जीआईटी की इस फाइंडिंग में वाज़े तौर पर उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज ने जो अपने असासों को जाहिर किया है उसमें और उनकी आमदन में वाज़े फ़र्क मौजूद है। ये एक दफ़ा फिर मैं दोहराता हूँ, ये फाइंडिंग्स है जीआईटी की। हुसैन नवाज, हसन नवाज, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो अपने असासे जाहिर किए हैं उसमें और उनकी जो आमदन है उसमें वाज़े फ़र्क है। और यहाँ पे उन्होंने हवाला दिया है जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसका, और इसके अलावा कानून शहादत का, जिसके मुताबिक
बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि जो साबित करने की पूरी जिम्मेदारी है, जो शवाहिद देने की जिम्मेदारी है, वो उन लोगों पर आती है जिनके असासे हों। यानी कि इन लोगों ने साबित करना था इनके पास ये रकम कहां से आई, इनकी आमदनी इतनी है कि ये सारी कंपनीज बना सकते थे, ये फ्लैट्स खरीद सकते थे, जो कि वो साबित करने में नाकाम हुए हैं। ये भी बताया गया कि बरतानिया की कंपनियां नुकसान में थी, फिर भी भारी रकम उन कंपनियों के जरिए भेजे जा रहे थे। ये बात कि लंदन की प्रॉपर्टीज इस बिजनेस की वजह से थी, आंखों में धूल झोंकने की तरह है, ये जीआईटी की रिपोर्ट में लिखा गया है। इसके अलावा एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके सामने रखूंगा, ये जीआईटी के डॉक्यूमेंट्स में शामिल है, और ये है मुत्तहदा अरब अमारात का डॉक्यूमेंट। मुत्तहदा अरब अमारात मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का डॉक्यूमेंट है, जिसमें 2-3 चीजें बड़े वाज़े तौर पे लिखी गई हैं। शरीफ फैमिली का क्लेम था गल्फ स्टील यानी कि अहली स्टील मिल बेची और 12 मिलियन दिरहम हमें मिले 1980 में। उस 12 मिलियन दिरहम से बाद में जाके सारी पेमेंट्स हुई, अपार्टमेंट्स खरीदे गए। आज जो जीआईटी ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें ये मुत्तहदा अरब अमारात का डॉक्यूमेंट है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कहती है कि 1980 में 25% सेल अहली स्टील मिल के कभी फरोख्त हुए, इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। 12 मिलियन दिरहम इस डील के जरिए तारिक शफी साहब को मिले, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कभी हुई नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कहती है। और ये भी उन्होंने कहा है कि 30 मई 2016 को हमने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं की, क्योंकि शरीफ फैमिली का ये क्लेम था, हमने सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं अहली स्टील के हवाले से, उसकी हमने तस्दीक की है। तो यहां पे कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की जानिब से कि पिछले साल यानी कि 1 साल पहले कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमने तस्दीक नहीं किया है जो कि साबित करता है कि अहली स्टील के 25% शेयर बेचे गए और उसके 12 मिलियन दिरहम तारिक शफी साहब को मिले। और यह भी बताया गया है, एक और क्लेम था शरीफ फैमिली का कि हमने जिद्दा स्टील मिल कैसे लगाई। उन्होंने बताया जो एक प्लांट था वो हमने जाके खरीदा, दुबई गल्फ स्टील का जो प्लांट था वो हमने खरीदा, वो स्क्रैप किया और उसको हम लेके गए सऊदी अरब। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने कहा है कि ये भी कभी नहीं हुआ। उन्होंने कस्टम रिकॉर्ड चेक किया और ये बताया कि कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसको दुबई से ट्रांसफर किया गया हो सऊदी अरब। और ये क्लेम था नवाज शरीफ साहब का, जरा सुन लीजिए जिद्दा स्टील के हवाले से, और स्टील थी दुबई में, उस पर नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या मौक़िफ़ लिया था। हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फ़रोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। दुबई स्टील बेची, जो सरमाया आया उससे जिद्दा स्टील लगाई, लेकिन दुबई स्टील मिल बिकी, उसका सरमाया मिला, इसका कोई रिकॉर्ड दुबई में मौजूद नहीं है। शरीफ फैमिली ये कैसे साबित करेगी कि जो कहानी उन्होंने बताई है वो सच है, उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे सपोर्ट करेगी, जबकि यूएई से उनकी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से वाज़े तौर पे आ गया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा क्लेम था कि मरियम नवाज साहिबा पनामा के पेपर्स आने के बाद, क्योंकि पनामा के पेपर्स में लिखा हुआ था कि मरियम नवाज साहिबा नीलसन और नेस्कॉल, 2 ऑफशोर जो कंपनीज हैं, उनकी मालिका हैं, यानी कि बेनिफिशियल ओनर है। उन पेपर्स को मुस्तरद किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और ये कहा था कि वो मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी हैं, असल मालिक हुसैन नवाज साहब है। और इस हवाले से एक ट्रस्ट डीड भी दिखाई गई थी जो कि मरियम नवाज और हुसैन नवाज के दरमियान साइन हुई थी और बताया गया था कि ये ट्रस्ट डीड है जिससे साबित होता है कि मरियम नवाज मालिका नहीं है, वो इसकी ट्रस्टी हैं। लेकिन कंफर्मेशन की है जीआईटी ने और उन्होंने इसमें क्लेम कोट किया है, जो एफआईए है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको कोट करते हुए कहा है कि तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है जो ये साबित करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा इन कंपनीज की असल मालिका हैं। और यह भी बताया गया है जो ट्रस्ट डीड दिखाई गई थी हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान, वो टेम्पर्ड है और ये टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट जो है, यानी कि तब्दील शुदा डॉक्यूमेंट जो है, वो जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा करवाना जुर्म होता है, ये भी इसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया। और एक इंकशाफ जिसका किसी को खबर नहीं थी, जिसका किसी को पता नहीं था, जिसका कभी जिक्र नहीं हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान की भी एक ऑफशोर कंपनी है, FZE कैपिटल, यूएई जबल अली में ये कंपनी है, जिसके वो चेयरमैन थे और चेयरमैन थे 2014
2014 तक, ये पीटीआई का क्लेम है कि 2014 तक वो इसके चेयरमैन थे। ये इंकशाफ इससे पहले नहीं हुआ है कि वजीर आजम साहब की कोई ऑफशोर कंपनी है, क्योंकि ये बात दुरुस्त है, पनामा में भी वजीर आजम का नाम इन कंपनी से नहीं जोड़ा गया था, उनके बच्चों का नाम जोड़ा गया था। लेकिन अब ये इंकशाफ किया है जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कि FZE कैपिटल नामी ऑफशोर कंपनी के मालिक के चेयरमैन जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। और ये जो सारी फाइंडिंग्स है जीआईटी की, इन्होंने बड़ी बारीकी से देखा है। मैं आपको बता देता हूं कि इनके सोर्सेज क्या क्या थे, किन किन से मदद ली गई। इन्होंने बताया है अटॉर्नी जनरल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने होम ऑफिस यूके सेंट्रल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट भेजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सऊदी अरब से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 7 रिक्वेस्ट भेजे गए, स्विट्जरलैंड को 2 रिक्वेस्ट भेजे गए, लग्जमबर्ग के जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उनको भी रिक्वेस्ट भेजी गई। और इसके अलावा जो मावनत हासिल थी उनको, उसमें उन्होंने यूके में एक फर्म को हायर किया था, सॉलिसिटर फर्म को हायर किया था। इसके अलावा इन्होंने जीआईटी के मेंबर्स को यूएई भेजा तफसीलात हासिल करने के लिए। सॉलिसिटर फर्म BVI में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में उनको हायर किया गया ताकि वो वहाँ से तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। और इसके अलावा रेडली फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्री लेबॉर्ट्री नामी कंपनी को हायर किया था ताकि वो हैंड राइटिंग और जो सिग्नेचर्स हैं उनको वेरीफाई करवा सके। तो ये तफसील से काम किया है। अब मुमकिन है कि नून लीग का ये दावा दुरुस्त हो कि तासुब ज़दा रिपोर्ट है, मुतासिब रिपोर्ट है, पीटीआई को सपोर्ट करती है, इमरान नामा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ये तमाम फर्म्स जो कि यूके बेस्ड हैं, जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में है, फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज, ये भी इसी तरह की रिपोर्ट दे रही हैं जो कि शरीफ फैमिली के लिए नुकसानदेह हैं, जो कि पीटीआई का मौक़िफ़ हो या पनामा पेपर्स का मौक़िफ़ हो उनको दुरुस्त साबित करती हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन फिर भी नून लीग ने इसको रिजेक्ट किया है, कहा है कि ये इमरान नामा है। लेकिन वो बताने से पहले, वो सुनवाने से पहले मैं सिर्फ सुनवाना चाहूँगा कि जब ये खबर आई, जब ये जीआईटी की रिपोर्ट आई, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जिन्होंने ये पिटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उनका मौक़िफ़ क्या था। उन्होंने एक दफ़ा फिर इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, सुनिए ज़रा। जस्टिस के इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डालने में पूरी कोशिश की, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की, इसके वजीरों ने नहीं की, इन्होंने इदारों से गलत काम करवाए। अल्लाह का शुक्र है आज वेरीफाई हो गए हैं कि मरियम नवाज असल मालिका थी मेफेयर फ्लैट्स की, सारी टेस्ट हो गई हैं डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब कि नवाज शरीफ का पैसा था, उसने चोरी करके बाहर भेजा, मरियम नवाज के नाम पे फ्लैट्स खरीदे मेफेयर में, सारी कौम को झूठ बोला कतरी के ऊपर। अब नवाज शरीफ कोई इसके पास जवाब नहीं है सिवाय रिजाइन करे। अगले मंडे बहुत दूर है, वो मंडे अभी बड़ा दूर पड़ा है। किस मुंह से आप इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे? वजीर आजम रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इस जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वाज़ेह तौर पे कहा है कि वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि हम वो साजिश को बेनकाब करेंगे जो कि हमारे खिलाफ हो रही है। और ये भी कहा कि ये रद्दी है सारा कुछ जो पनामा पेपर्स की जीआईटी बनाई गई है, और उन्होंने इसको इमरान नामा करार दिया है। जरा सुनिए एहसन इकबाल अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे। ये रिपोर्ट हमारे सियासी मुखालफीन के इल्ज़ामात का एक कलाम है। इस पूरे रिपोर्ट को अगर आप जायज़ा लें, उसके अंदर ऐसी चीज़ों का सहारा लिया गया है जिनकी कानून में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसलिए हम इस रिपोर्ट को रद्दी करार दे के मुस्तरद करते हैं। इस रिपोर्ट को अगर इमरान नामा करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। मैं इस जीआईटी की रिपोर्ट को धरना नंबर 3 कहूँगा। ये धरना नंबर 3 भी इंशाअल्लाह ताला उसी तरह नाकाम होगा जैसे धरना 1 और धरना 2 नाकाम हुए थे। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट की कॉन्ट्रडिक्शंस और झूठ को मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि इसके परखच उड़ा देंगे। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ होंगे, असद उमर साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद तफसील से बात करेंगे और पूछेंगे कि नून लीग का इस पर मौक़िफ़ क्या है। यहाँ तो लेबॉर्ट्रीज का जिक्र है, सॉलिसिटर फर्म्स ने जो है, यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने जो है सबूत दिए हैं जो एटी को, वो ऐसा लगता है शरीफ फैमिली को खतरे में डालते हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे जीआईटी की इस रिपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के तर्जुमान डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली असद उमर साहब। मुसद्दिक मलिक साहब, आप लोगों ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, कहा है कि ये रद्दी है, इमरान नामा है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि इसमें तो बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि तस्दीक शुदा हैं। उसमें यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स है, फर्म्स को हायर किया गया था, जीआईटी ने इस तरीके से काम किया। आप कहते हैं मुतासिब है जीआईटी और इमरान नामा है, क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। आपको मालूम है कि जो जीआईटी का तासुब है उसका जिक्र हमने आज से तो शुरू नहीं किया। ये 60-70 दिन की जीआईटी थी और 10-15 दिन के बाद से हमने इसके तमाम तासुबात जो हैं वो अदालत के सामने भी पेश करने शुरू कर दिए थे और आपके तवस्सुत से अवाम के सामने भी पेश करने शुरू कर दिए थे। तो हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर है, मगर हैरानगी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्रेजुडिशल जीआईटी जो है वो तासुबज़दा जीआईटी जो एक तासुबज़दा तरीक़ाकार को फॉलो करती है वो एक मुतासिब रिपोर्ट देगी, और वही एग्जैक्टली उन्होंने किया। और आपने इसको इमरान नामा कहा है, आपने कहा मुतासिब रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इन इल्जामात जो आपके इल्जामात थे उसकी तस्दीक की, और सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं ऐसा लगा कि तासुबाना रिपोर्ट है, इमरान नामा है ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी उसके ऊपर कोई बात की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 7 दिन या 8 दिन दिए हैं तमाम पार्टीज़ को, इमरान साहब को भी दिए हैं, हमको भी दिए हैं, और दीगर जो पार्टीज़ इसके अंदर फरीक हैं सबको कहा है कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ लें और आपके जो एतराज़ात हैं वो लिख के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दें। और मेरे ख्याल में 17 या 18 तारीख तक का वक्त दिया है, तो जो सब पार्टीज़ जो हैं वो उसकी तमाम चीज़ें पढ़ेंगी। हमारे सामने जो तासुब हैं वो बड़े क्लियर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई बयानिया जो है वो जारी नहीं किया कि इसके अंदर कोई तासुब है या नहीं है। हम अपने जो शक व शुबा का इजहार है वो करते रहे हैं और बाकायदगी के साथ किया है, और कुछ दिन पहले तक भी किया है, और बड़ी स्पेसिफिसिटी के साथ लोगों को बताया है कि इसके अंदर क्या क्या तासुब है। और एक बहुत बड़ा तासुब तो ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पैसे कतर में थे और आप कतर जाते ही नहीं है और कहते हैं कि कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो तफसील में मैं जाता हूं। डॉक्टर साहब, मुझे जरा इनिशियल रिमार्क्स असद उमर साहब से भी ले लेने दीजिए, क्योंकि आज ये कहा गया एहसन इकबाल की जानिब से कि ये धरना 1 और धरना 2 की तरह फेल होगा, क्योंकि ये अटेम्प्ट जो है ये धरना 3 है। डॉक्टर असद उमर साहब। सर, जो इंकशाफात हुए, और मैं बार बार ये याद दिलाता हूँ लोगों को कि इल्ज़ामात नहीं, इंकशाफात हुए, वो बैनुल अक़वामी सहाफ़ती जो तहकीकाती तंजीम है उन्होंने किए। उसका ना शहजाद इकबाल से कोई ताल्लुक़ था, ना असद उमर से, ना तहरीक इंसाफ से, ना किसी और पाकिस्तानी से। उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तमाम शवाहिद और तमाम सबूत पेश कर देंगे, और ये है वो ज़राए, वो पूरी तकरीर सबको, सारी कौम को अब तक याद हो चुकी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट कई माह हियरिंग होने के बाद 5 जजेज़ में से 2 ने कहा कि न सादिक रहे न अमीन रहे, हमारे सामने मामला बिल्कुल साफ़ हैं, वज़ीर आज़म फारिग, घर जाएँ। दूसरे 3 जजेज़ ने कहा कि जो जवाबात दिए गए उससे हम मुतमईन नहीं, मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। यानी 5 में से 1 जज ने भी ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं अपने दिफा में वो दुरुस्त कह रहे हैं। उसके बाद मामला आ गया जीआईटी के अंदर। जीआईटी ने कहा कि न सिर्फ वो जो तमाम बातें पहले कही गई थी वो दुरुस्त साबित हुई, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई। बता दीजिए कि क्या किसी किस्म की साजिश है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है? सर, मैं सिर्फ 2 चीज़ें और क्विकली कह दूं और उसके बाद मैं आपके बात का बिल्कुल जवाब देता हूं। एक, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास शिकायत तहरीरी तौर पर लेके गए थे मियां साहब की फैमिली, नवाज शरीफ की फैमिली वालों ने तहरीरी उनके ऊपर एतराज़ात उठाए थे और उनको मुस्तरद कर दिया गया। ना जीआईटी की तश्कील में कोई रद्दोबदल किया गया, ना उनका तरीक़ेकार बदला गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जीआईटी के मुतमईन है। जाहिर है उन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर फैसला तो वो बाद में देंगे, लेकिन उनको जीआईटी के ऊपर कोई एतराज नहीं था। फिर जो बात की उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया था, बिल्कुल। और इस वक्त जो कतर की बात है वो आज पता चल गया कि कतर गए क्यों, क्योंकि यूएई की फाइनेंशियल अथॉरिटी, और ये अहम चीज़ मैं कहना चाहता था कि इस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो पाकिस्तान के साजिश में शामिल थे ही, बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारे भी थे, जीआईटी भी उस साजिश का हिस्सा है। यूएई की जो अथॉरिटी है जिसने तहरीरी तौर पर यह लिख के दे दिया कि ये 12 मिलियन दरम जिसके ऊपर पूरी कहानी बनाई गई है कि वो पैसा फिर कतर गया,
वो 12 मिलियन की ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। तो जब वो 12 मिलियन ही खत्म हो गए तो फिर कतर या सऊदी अरेबिया या लंदन जाने की जरूरत खत्म हो गई। साजिश का हिस्सा है अब साजिश तो सर ये तो मेरा सवाल है कि यार हमें बताएं तो कि वो कौन कर रहा है साजिश, कौन है जो पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं पहले भी ऑफर कर चुका हूं, आए असेंबली का इजलास कॉल करें, और हमने आपको पता है ना कि रिक्वेजिशन के लिए बात की है, कल सुबह उसकी एप्लीकेशन भी दाखिल कर दी जाएगी। असेंबली के फ्लोर पे मियां साहब आए, असेंबली के फ्लोर पे आके बताएं कौन साजिश कर रहा है, क्या साजिश हो रही है, कैसे की जा रही है। अगर वाकई में जमहूरियत के खिलाफ साजिश नजर आएगी, हम भी साथ खड़े होकर उसके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ ये नजर आता है कि चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जीआईटी की रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया, इसलिए सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए एक वावेला खड़ा किया गया है। नवाज शरीफ साहब दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस आके बताते या नहीं, लेकिन 16 मई 2016 को जो बात कही थी डॉक्टर साहब नवाज शरीफ साहब ने, जिसमें पहली मरतबा ये जिक्र हुआ था कि गल्फ स्टील यानी कि दुबई की स्टील मिल बेच के सऊदीया की स्टील मिल लगाई थी, वो मैं सुनवा देता हूं। उसके बाद जो जीआईटी की फाइल, उस पर बात करेंगे। जी, हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जी डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा था कि दुबई की स्टील मिल बेची, उससे 12 मिलियन दिरहम मिले, ये आज जीआईटी के डॉक्यूमेंट्स में यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का डॉक्यूमेंट है, और उन्होंने सवालात के जवाब दिए जीआईटी के। उन्होंने कहा कि हमने रेलेवेंट अथॉरिटी से बात की, और इसमें वो कहते हैं कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें 25% सेल ऑफ शेयर्स की हो गल्फ स्टील की। ये भी कहा गया है कि 12 मिलियन दिरहम हासिल किए गए, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कभी हुई नहीं, इट नेवर टुक प्लेस। ये डॉक्यूमेंट यूएई का है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे जी। मैंने एक तो ये अभी तक रिपोर्ट नहीं पढ़ी, और दूसरे ये जो कागजात टीवी पे, अभी मैं एक और प्रोग्राम पे था, वहाँ पे भी ये कागज़ दिखाया गया है, तो मैंने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा और मुझे इसकी तफसीलात नहीं मालूम। लेकिन इसके अलावा जो कागजात हमने जमा करवाए हैं वो भी यूएई की म्यूनिसिपैलिटी के कागजात हैं, वो भी यूएई की जो रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन के कागजात हैं, वो भी यूएई के अंदर जो मुतहरिक बैंक्स थे उस वक्त उनके कागजात हैं। उसके अंदर बैंक गारंटीज़ हैं पैसे मिलने की कि हम पैसे देंगे 6 महीने के अंदर, तो वो तमाम कागजात हैं। और अगर आज से आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले तक तो जब ये जीआईटी बनने की बात हो रही थी तो सबसे ज़्यादा मोतरज़ जो है वो पीटीआई थी। तो शुक्र खुदा का कि आज क्योंकि उनके एक ऐसा फैसला आया जिसे हम तासुब ज़दा कहते हैं और वो बहुत खुश हैं इससे, तो वो जीआईटी के हक के अंदर अलम उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो कानून है वो हर एक दुबई के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसी अहली स्टील जिसका नाम पहले गल्फ स्टील था, उसके हवाले से लिखा हुआ है कि नोटराइजेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आया, क्योंकि आप लोगों ने कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट जमा करवाया उसकी आप लोगों ने कहा कि हमने दुबई से, यूएई से तस्दीक कराई है। यहाँ पे इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि 30 मई 2016 को कोई नोटराइजेशन नहीं हुई है 25% एली स्टील के शेयर्स फरोख्त होने की। देखिए, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक बात तो ये कि वो तमाम कागजात जो हमने जमा करवाए हैं उनको जमा करवाने से पहले नोटराइज करवाना पड़ता है, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उसको नोटराइज करते हैं। नोटरी पब्लिक की वहाँ पे अलहदा से दफातर होते हैं, तो वो तमाम कागजात नोटराइज करवा के दाखिल करवाए गए। इस कागज़ में जो मुझे अभी कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम से पता चला है, लिखा ये है कि तारिक शफी साहब के नाम का, यानी 1980 में 1978 के अंदर उनको कागज नहीं मिला। ये मुझे कामरान शाहिद साहब ने बताया है कि इस कागज के अंदर लिखा हुआ है। जो आप कह रहे हैं और जो कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं, ये दो मुख्तलिफ बातें थी। सुन लीजिए, शेयर्स बेचने का कोई रिकॉर्ड है, कोई एग्रीमेंट है ना, वो पैसों की ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड है, ना ही इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाया गया यानी कि तस्दीक करवाई गई है किसी। तो जी, मैं आपको इसी वजह से मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि मैं वजाहत कर दूं।
अब आपने थोड़ी सी जो बात बदली है, ये मुख्तलिफ बात है। यानी बात अब आप ये कर रहे हैं कि 1978 या 80 जब भी वो बिकी थी उसका रिकॉर्ड उनको नहीं मिल रहा कि तारिक शफी साहब के नाम के अंदर कोई एफिडेविट है या नहीं है। मैंने ये कागज़ नहीं देखा और मुझे नहीं मालूम कि वो ये तारिक शफी साहब के नाम पे बना था ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट जो नोटराइज हुआ था या नहीं। तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता जब तक मैं कागज़ देखूं नहीं। लेकिन जो कागजात अदालत में हमारी तरफ से जमा हुए हैं वो लीगल उनकी हैसियत इस्टेब्लिश करने के लिए उनको नोटराइज करवाया गया था। वो एक अलहदा सेट ऑफ कागजात हैं, वो ये कागज नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इस हवाले से नहीं होंगे, इस 12 मिलियन दिरहम के हवाले से वो नहीं होंगे, क्योंकि इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने कह कि हमने नहीं वो 12 मिलियन नहीं। सुनिए शहजाद साहब, देखिए मुझे बात करने का मौका तो दीजिए ना। आप मेरी बात अगर मुझे बात तो कर लेने दीजिए ना मुझे भी थोड़ी सी। देखिए बात यह है कि आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं वो जो कागजात हमने जमा करवाए हैं वो 12 मिलियन के कागजात हैं और वो बैंक के कागजात हैं जो हमने वहाँ पे नोटराइज करवाए हैं कि ये पैसे जो थे इनकी अदायगी गारंटी बैंक ने की थी वगैरह वगैरह। लेकिन ये कल तक हम रिपोर्ट पढ़ लेंगे, इसकी तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। मगर बड़ी बात यह है कि अगर आप इस बात पे इतने ही जिस वसूख के साथ आप आज कह रहे हैं कि आज फैसला हो गया, साबित हो गया, अगर ऐसा है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है ना। 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, ट्रायल के अंदर हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, ये फैसला तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रहा है, मैंने तो फैसला नहीं किया है। हाँ, आपके मुखालफिन जरूर इस पर अपनी राय कायम कर चुके हैं कि सब कुछ साबित हो चुका है। जी, वो जरूर अपनी राय दे रहे हैं और मैंने कहा कि ये उनका हक है कि वो इसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमारा भी हक है कि हम इसकी रिपोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करें और उसके बाद इसको ट्रायल में भी लेकर जाएं। जी असद साहब, इसमें शहजाद ये जो कन्फ्यूजन हो रही थी उसको मैं दूर कर देता हूँ। बड़ी आसान सी बात है। जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो बात कर रहे थे कि वो जो फैक्ट्री वहाँ पे लगाई उसके बाकी में दस्तावेजात दिए गए, जो 75% बेचा गया, बैंक के एग्रीमेंट्स उसके अंदर, गारंटी लेटर्स, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाए गए और वो कोई डॉक्यूमेंट चैलेंज भी नहीं हो रहा है। जो असल चीज इस कहानी फ्लैट से जुड़ी हुई थी वो थी आखिरी 25% शेयर की सेल, जिससे मुबैना तौर पे 12 मिलियन दिरहम आए थे और वो 12 मिलियन दिरहम फिर चल के कतर गए। वो पूरी कहानी जो पूरा दिफा उसके ऊपर खड़ा किया गया था। उस 25% सेल के कोई उस वक्त भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे, सिर्फ ये क्लेम किया गया था और उसके ऊपर तहरीरी तौर पे यूएई की अथॉरिटी ने, जस्टिस डिपार्टमेंट ने लिख के दे दिया है। वो सिर्फ तारिक शफी नहीं, उन्होंने कहा तारिक शफी और एनी अदर नॉमिनी, किसी भी शख्स के नाम इस किस्म की ट्रांजैक्शन है ही नहीं। इसी तरीके से यह कहा गया, मियां साहब ने अपनी तकरीर के अंदर यह कहा कि 2001 में वो कबाड़ी के तौर पे वो माल वहां पे रखा हुआ था हमारी उसी फैक्ट्री का, और उसको जो है वो जंग के तौर के ऊपर ले जाया गया था। वो भी उन्होंने लिख के दे दिया कि हमने कस्टम्स के रिकॉर्ड चेक किए हैं और उस पीरियड के अंदर इस किस्म की कोई शिपमेंट नहीं हुई। दूसरी जो अहम चीज इसके अंदर आई, वो आई है कि एक सिर्फ डॉक्यूमेंट था आईसीआईजे का, जिसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया मियां साहब की फैमिली के वकीलों ने, और वो ये था कि डॉक्यूमेंट जिसके अंदर बीवीआई का वो लेटर था जिसमें लिखा था कि जनाब मरियम बीबी जो हैं वो हकीकी मालिका हैं। वो मालिका है। मैं उस पर आता हूं, तस्दीक हो गई, जरा डील करेंगे। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का जो डॉक्यूमेंट है, इस पे ये जो स्क्रैप वाली स्टोरी थी, हसन हुसैन नवाज ने भी बताई और नवाज शरीफ साहब ने बताई, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे कस्टम्स में डॉक्टर साहब। और आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि जीआईटी मुतासिब है, लेकिन ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। जीआईटी मुतासिब हो सकती है, लेकिन ये यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, इनको भी अगर कोई रिकॉर्ड ना मिले और वो रेलेवेंट रिकॉर्ड आपने भी जमा ना कराया, तो इसमें तासुब की कहां से बात आ गई? ये तो फैक्ट्स हैं। ये क्या आप ये भी कहना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस भी इसमें मुलव्वस है सारी साजिश में? देखिए, मैं तो कतन कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ना मैंने अभी तक ये बात की है। मैंने आपको 2 अलग-अलग बातें की हैं। मैंने आपको बोला कि जेआईटी के अंदर एक ताल्लुक का तासुब था जो हमने नहीं उठाया, जिसकी निशानदही हमने पहले नहीं की। उसके बाद जो दूसरा हमें प्रॉब्लम आया वो ये था कि जेआईटी के तरीक़ाकार के अंदर एक तासुब था और हमारा ये ख्याल था इसके नतीजे के अंदर एक तासुब ज़दा नतीजा जो है वो रिपोर्ट निकलेगी, और हमारा आज यही ख्याल है कि ये रिपोर्ट जो है ये तासुब ज़दा है। सर, ये डॉक्यूमेंट के हवाले से जरा मुझे बता देना। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट भी तासुब ज़दा है? तो आप मेरी जी मैं मैं कहने लगता हूँ तो आप दरम्यान में आ जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं डॉक्यूमेंट्स देख लूँगा, मैंने रिपोर्ट की, अभी तो आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, और हमारे लोग इसको रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं और मैं भी पढ़ लूंगा, और उसके बाद फिर आपसे उस पर मुझे एक ब्रेक लेने दें प्रोग्राम में। इसके बाद जरा उस हवाले से बात करते हैं, क्योंकि जीआईटी ने यह भी कहा है कि साबित हो चुका है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से कि ऑफशोर कंपनीज की असल मालिक
सोल बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज साहिबा। इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, असद उमर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, एक और जो आपका क्लेम था कि मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर नहीं है, वो ट्रस्टी हैं, वो भी क्लेम जीआईटी के मुताबिक गलत साबित हुआ। वो कह रहे हैं वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके मुताबिक मरियम नवाज ही असल ओनर है, और ट्रस्ट डीड के हवाले से भी कहा गया है कि वो ट्रस्ट डीड टेम्पर्ड है। वो ट्रस्ट डीड टेम्पर्ड है यानी कि फेक है, जाली है, जिसको जमा कराया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये भी जीआईटी की इन्वेस्टिगेशन साबित करती है। देखिए, मैंने आपको पहले भी यही कहा है कि मैंने ये बिल्कुल आपके दस्तावेज़ात भी नहीं देखे और अभी मैंने वो रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी। जो ट्रस्ट डीड्स जमा करवाई गई थी वो वहाँ पे जो वहाँ की एक लॉ फर्म है उसमें रजिस्टर्ड थी, उनके साथ स्टैम्प थी। वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं टेम्पर्ड थी, ये मेरे ऊपर इस वक्त वाज़े नहीं है। सो ऑब्वियसली ये रिपोर्ट जो है उसको वो देखेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि ये मरियम नवाज साहिबा इसकी बेनिफिशियल ओनर है या नहीं, ये तो अगर आप वो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था उसके अंदर भी जो 2 चीज़ें साबित हुई थी वो यही थी, एक कि वो डिपेंडेंट नहीं है और 2 कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर फरीक बनाया गया था। डॉक्टर साहब, ये गलत है, क्योंकि एक सवाल सुप्रीम कोर्ट का ये था कि नीलसन और नेस्कॉल का असल मालिक कौन है ये पता करें। अगर आप कह रहे हैं कि ये उसमें जजमेंट में लिखा हुआ था कि वो मालिक नहीं है, तो ये सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का सवाल था नीलसन और नेस्कॉल के मालिक कौन है ये पता करें। आप देखिए, चलिए, अगर सवाल है ना, इस पे तो आप एतराफ करेंगे ना, लेकिन आप इसके साथ साथ ये जी आप बात तो करने देना। आप और मैं इकट्ठे बोलेंगे तो कोई बात नहीं हो सकेगी। और अब मैं आपको ये कहने लगा था कि एक ये भी तो आप सोचिए कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा को फरीक नहीं बनाया गया था। आखिर 5 रुकनी बेंच था और उसमें से कुछ लोगों ने बड़ी सख्त रिपोर्ट लिखी, मगर इसके बावजूद उन्होंने जब फाइनल जो अपना फैसला के अंदर फरीक 3 थे और वो उसमें वज़ीर आज़म और उनके 2 साहबजादे थे। अब अगर आप कह रहे हैं कि कोई नई चीज़ आई है तो हमें देख लेने दीजिए और फिर हम आपको उसके मुतालिक बता देंगे। असद उमर साहब, आप अपनी राय मुझे इस पे दे दें, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सॉलिसिटर फर्म बीवीआई में हायर किया गया, उनकी ये तहकीकात हैं। इसके अलावा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जिनका नाम रेडली फॉरेंसिक कंपनी है, उन्होंने तस्दीक की इस चीज़ की। जी बिल्कुल, मैं पढ़ चुका हूँ उसको। मैं भी आपको यही बात कहने वाला था। देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने जो बेंच था उसने हरगिज़ ये नहीं कहा था कि मरियम बीबी जो हैं वो उसकी हकीकी मालिका हैं या नहीं है। उन्होंने कहा, ये सवाल जो है जीआईटी को दिया था कि उन 13 सवाल में से एक सवाल ये भी था कि पता किया जाए कि नेस्कॉल और नीलसन के मालिक कौन है। अगर आपको याद हो कि जो ICIJ की जो इंकशाफात हुए थे तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट कोर्ट हुआ था, जो एक दस्तावेज कोर्ट हुई हुई थी, वो BVI की फाइनेंशियल एजेंसी की अथॉरिटी की एक लेटर था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि नीलसन और नेस्कॉल वो कंपनियां जो इन अपार्टमेंट्स की मालिक हैं उनकी बेनिफिशियल ओनर यानी हकीकी मालिका जो हैं वो मरियम है। ये डॉक्यूमेंट को मियां साहब के वकीलों ने चैलेंज किया कोर्ट के अंदर। वो जो दस्तावेज था जिसको चैलेंज किया गया था वो BVI की फाइनेंशियल अथॉरिटी से, किसी प्राइवेट वकील से नहीं, BVI की फाइनेंशियल अथॉरिटी ने कंफर्म किया कि ये हकीकी डॉक्यूमेंट है, यही वाकई हकीकत है। मरियम जो है वो साहब, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो तो था, लेकिन इन लोगों का क्लेम ये था कि हमने यूके में एक एग्रीमेंट साइन किया, एक ट्रस्ट डीड साइन की है जिसमें हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दस्तखत हैं, लेकिन उन दस्तखत को, उन डॉक्यूमेंट को टेम्पर्ड करार दिया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बेनिफिशियल ओनर उसके बारे में ये लिखा हुआ था, ये तो वाज़ेह था, लेकिन ये ट्रस्ट डीड को इन्होंने कहा है कि वो टेम्पर्ड है। बट वही तो हम कह रहे हैं, उसकी तो मैं बता रहा हूं कि क्योंकि उसको गलत साबित करना चाहते थे तो ये क्लेम किया गया, दावा ये किया गया कि हम तो ट्रस्टी थे। बाय द वे, अगर आपने आगे देखी हो प्रोसीडिंग तो वो ट्रस्टी से भी मूव हो गए थे, वो सिग्नेटरी पे चले गए थे। एनीवे, वहां पे लिखा हुआ क्या है, जीआईटी की रिपोर्ट में 2 टोक लिखा हुआ है कि फेक/फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए गए, यानी जाली दस्तावेजात दी गई इस बात को साबित करने के लिए कि मरियम हकीकी मालिका नहीं है, जबकि वो हकीकी मालिका हैं। और उन्होंने कहा कि ये एक फौजदारी जुर्म है, क्रिमिनल ऑफेंस है। और उसके आगे उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर और हुसैन नवाज ने भी दस्तखत किए तो वो भी उस क्रिमिनल ऑफेंस का हिस्सा बन गए।
और हसन नवाज ने जो अपनी डिफेंस पेश किया, जो दस्तावेजात जमा कराई, उसमें भी सहारा लिया उस फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट का। अब मैं मुसद्दिक मलिक जी 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 साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मियां साहब से बोलें, कौम का नहीं ख्याल करते, आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? ये सब आज उस मुश्किल में कि आपके बच्चों के खिलाफ ये लिखा जा रहा है कि क्रिमिनल ऑफेंस उन्होंने किया है, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। मियां साहब और किसी का नहीं ख्याल करते, अपने बच्चों का ही ख्याल कर लें। सही, अब मैं इस पे मुसद्दिक मलिक साहब इसको चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े नहीं है। आई होप एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने आके मुस्तरद किया है। एक कमेंट मैं कर दूं डॉक्टर साहब, हाँ आप करें, एक कमेंट सुन लीजिए। आई होप एहसन इकबाल साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने ये डॉक्यूमेंट्स देख लिए और उसके बाद मुस्तरद किया है, क्योंकि यहाँ जिन सोर्सेज को कोट किया गया है वो वैसे वादी नजर में बहुत ऑथेंटिक लगती हैं। जी डॉक्टर साहब। जी मैं बिल्कुल आपसे यही कहने लगा था। देखिए हमारे इस वक्त जो हमने पिछले 60 दिन के अंदर जो सिलसिला देखा है, लोगों को डराने धमकाने का, उनको जेल में डालने का, थ्रेट देने का वगैरह वगैरह, उससे एक ख़ास किस्म का तासुब हमारे जहन के अंदर है। मैंने ये कागज़ नहीं पढ़े और मैं आपसे यही कहने वाला था कि वो 4 असहाब जिन्होंने ये कागजात पढ़े हैं, उन्होंने इनको यकसर मुस्तरद किया है। यानी हमें ये जो उन्होंने आके बात की है उसके मुताबिक इसके अंदर तासुब की वजह से JIT ने ये सब लिखा है, लेकिन मैंने ये कागजात देखे नहीं है। इस वजह से मैं ये तो कह सकता हूँ कि JIT जो है उसमें तासुब था, उसने एक तासुब ज़दा तहकीक की है और हमें ख़तरा था और हमें लग रहा है कि एक तासुब ज़दा रिपोर्ट जो है उन्होंने प्रोड्यूस की है, जिसके अंदर कोशिश ये की गई है कि नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान का कोई फ़र्द ना बचे। यानी इसका तो बड़ा आसान तरीका है, अगर मरियम नवाज शरीफ साहब, सुन लीजिए ना, मेरा भी तो मुकदमा सुन लेना भाई, मेरा मुकदमा भी तो सुन लें। यानी उसके अंदर फ्रेमिंग ऐसे की गई है कि इस पूरी नस्ल को ख़त्म कर दिया जाए, यानी ना वज़ीर आज़म क्वालिफाई कर सकें, ना मरियम साहिबा कर सकें, और हुसैन और हसन तो वैसे भी बाहर रहते हैं, लेकिन अगर आने की भी कभी पाकिस्तान में कोशिश करें तो ऐसी फ्रेमिंग करो कि इनके ख़ानदान में कोई शख्स जो है वो सियासत के अंदर कदम ना रख सके। इस तरह हमारा शुबा था, ये हमारे ख्याल में तासुब था, देख लेंगे, लेकिन असल बात कागजात देखने के बाद और लीगल ओपिनियन देखने के बाद लेबोरेटरी की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, अगर वो इसमें है तो आप ये नहीं कह सकते फिर कि BVI सॉलिसिटर्स को भी फोर्स किया गया था, धमकाया गया था कि इस तरह की रिपोर्ट दें। हाँ ये है, मैं पढ़ चुका हूं, आपने नहीं पढ़ी इसलिए मेरे ख्याल से मेरा क्लेम आप मान लें कि वो दुरुस्त है, मैं पढ़ चुका हूं इस रिपोर्ट को। तो 1-2 दिन में हमें भी पढ़ लेने दीजिए और हमें एक लीगल रिव्यू ले लेने दीजिए और उसके बाद ये सामने आ जाएगी। लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट आई है उसके डॉक्यूमेंट्स अगर होंगे तो लेबोरेटरी वालों को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप हमारी मनपसंद रिपोर्ट बनाए, ये बाहर की कंपनीज है। ये मैं सिर्फ कह रहा हूं, आई होप जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन लोगों ने तफसील से ये रिपोर्ट पढ़ ली होगी। अब जो बुनियादी सवाल था ना उसके हवाले से मैं आपसे पूछ लूं, इस पे वाज़े तौर पे कहा गया है कि वजीर आजम और उनके खानदानी ज़राए, ये सुन लीजिए, वजीर आजम और उनके खानदान ज़राए आमदन और असासों में मुताबिकत साबित करने में नाकाम रहे। शरीफ खानदान की आमदनी दौलत के जाहिर करदा ज़राए में वाज़े फ़र्क है और ये चारों के हवाले से कहा गया है, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, यानी कि इनके जो असासे हैं वो इनकी इनकम से ज्यादा है। मुझे जी आपको मालूम है कि मुझे अब 2 मिनट के अंदर अंदर निकलना होगा। मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे भी और तमाम सामीन से भी, क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है, मुझे ड्राइव करके एक और जगह पर स्टूडियो में पहुंचना है। देखिए मैं आपको ये जो आपने बात की है, मैं यही कह रहा हूं, ये बात शुरू हुई थी उन 2 अपार्टमेंट से, 3 अपार्टमेंट से। अगर ये विच हंटिंग नहीं थी तो सिर्फ बात 2-3 अपार्टमेंट्स की होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये तासुब है इसके अंदर और इसके अंदर कोशिश ये की जा रही थी कि वज़ीर आज़म को फ्रेम किया जाए, इस वजह से वो 2-3 जो अपार्टमेंट थे जो 1-1.5 साल की ये पिछली तगदौ के बाद सामने आए हैं, वो 40-50 साल की 50 कंपनियां जो हैं या 30 कंपनियां जो हैं उनके ऑडिट में तब्दील हो गई। अब 50 साल के अंदर कहा जा रहा है कि पिछले 50 साल में हमारे ख्याल में ये नंबर्स एड अप नहीं हो रहे। आपका ये ख्याल है कि ये हकीकत है और ये JIT का फेयर एनालिसिस है। हमारा ये ख्याल है कि इसका पैनामा से कोई ताल्लुक नहीं, इसका अपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, ये तासुब से भरी चीज है। ये कोशिश की गई है कि हमारे साथ इसलिए मैं जल्दी से आपसे 2-3 सवाल कर लेता हूं। 50 साल के, सुन लीजिए, 50 साल के नंबर्स ऐड ना हो सकें और हम वजीर आजम को और उनके अब पहले तो हम समझ रहे थे वजीर आजम और शायद मरियम साहिबा, अब तो उन्होंने कहा है कि पूरे खानदान को सियासी तौर पर मलिया मेट कर दो। मैं माफी चाहता हूं, मुझे जाना होगा, मुझे पता है आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है जाने के सिवा। क्या वजीर आजम साहब की ऑफशोर कंपनी है या नहीं? क्योंकि ये भी मुझे नहीं मालूम, मैंने आज जी
जी, ये मैंने अभी सुना है दूसरे प्रोग्राम में, और जैसे ही मैं रिपोर्ट पढ़ लूंगा मैं आपको तमाम चीजों पे इतला मैं आपको दे दूं कि हुदैबिया केस खोलने के हवाले से भी जीआईटी में कहा गया है, और दूसरा इसहाक डार साहब का जो बयान हल्फी था उसको भी कहा गया है कि वो हकीकत पर मबनी है। इस पे कमेंट कर दीजिए, फिर आप जाना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, मैं देखिए उस पे, जी मैं आपको वही कह रहा हूं कि हुदैबिया भी खुल गया, और डार साहब को आप जरा ले लेते तो वो आपको बता देते कि उनके ऊपर क्या सख्ती की गई थी जिसके अंदर उन्होंने ये बयान दिया था। वो आज से नहीं 10 साल 15 साल से ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप कि जीआईटी ये भी झुटला रही है कि एक आमिर के दौरे इक़्तिदार के अंदर जब लोगों को जेलों के अंदर रखा गया था तो किसी के ऊपर कोई यानी डराया धमकाया नहीं गया किसी किस्म का बयान लेने को। आपने ये भी कह दिया कि 50-55 साल, आप यहाँ पे किसी से 5 साल का हिसाब ले लें, लोगों की यहाँ पे 300 मरले का एक मकान है जिसकी ट्रेल नहीं मिल रही, आप 50 साल के नंबर्स ऐड करके कह रहे हैं कि नंबर्स ऐड अप नहीं हो रहे। उसमें जो नंबर्स सुन लीजिए, आखिरी बात, अभी एक और मतलब मैं आपको बात में बताता हूं, आखिरी बात मेरी सुन लीजिए मेरी बात आखिरी। और आखिरी बात यह है कि अगर आप वाकई ये समझते हैं कि वजीर आजम की कंपनी होने की वजह से वो सादिक और अमीन नहीं है, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों की कंपनियां हैं बाहर वो सब सादिक और अमीन नहीं है? कंपनी होने का मतलब है कि आप सादिक और अमीन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इमरान खान साहब की कोई कंपनी थी तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हैं, अगर बेसिकली जहांगीर तरीन साहब या उनके बच्चों की कोई कंपनी थी तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हैं, अगर अलीम खान साहब के बच्चों जिन जिन लोगों ने अपने असासे छुपाए हैं, जिनको दूध का दूध सर जो असासे डिक्लेयर करने चाहिए थे और किसी ने नहीं किए, वो तो डिस्क्वालीफाइड है। और इमरान खान और जहांगीर खान तरीन का भी केस अदालत में ही है, अदालत उज़्मा में ही है उनका केस भी। जी, तो मैं शहजाद साहब इसी वजह से उन पे इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं अदालत फैसला करेगी, तो ये फैसला भी आप अदालत को करने दें, क्योंकि वजीर आजम का भी हक जो है वो उतना ही है जितना जहांगीर खान तरीन साहब का या इमरान खान साहब का है, टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस एंड अनप्रेजुडिस्ड जीआईटी। सर, वुड यू लाइक टू वेट? मैं असद उमर साहब से बात कर रहा हूं, उसका जवाब देना चाहेंगे या आप? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, आपको मालूम है कि मेरा प्रोग्राम है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, आपको मालूम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सवालात मैं आपसे भी कर लेता हूं। ये इंकशाफ भी हुआ है कि वजीर आजम की भी एक ऑफशोर कंपनी है। अगर ये दुरुस्त साबित होता है, जीआईटी के इंकशाफात ये दुरुस्त साबित होते हैं, तो फिर क्या होगा इसके बाद? जीआईटी ने एक इल्जाम ये लगाया था कि वजीर आजम के जुर्म पे पर्दा डालने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया जा रहा है, फॉल्सिफाई किए जा रहे हैं, टेम्परिंग हो रही है वहां पे डॉक्यूमेंट्स की। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला किया है कि एफआईआर काटी जाए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन के ऊपर, जो कि डार साहब के जवानी के दोस्त भी हैं। वो है डार साहब का बयान। जोर जबरदस्ती की गई, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये, इसहाक डार साहब ने जो बातें बताई है, जिन पे दस्तखत किया, वो फैक्ट्स दुरुस्त हैं या नहीं? और इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कहा है वो हकायक पर मबनी है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसके पीछे छुपा जा रहा है। अब इमरान खान साहब का, तरीन साहब का केस भी अदालत में है। कोई जीआईटी अगर बनाती है अदालत उस केस में, तो आप समझते हैं ये तमाम चीजों से, जिस किस्म की बारीकियों पे जीआईटी गई है, क्या उससे आप भी सुरखरू होंगे और आप भी बाहर निकल सकेंगे, बच सकेंगे? देखिए, बात बहुत सादा सी है। फैसला उन्होंने करना है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर जीआईटी बनती है और जीआईटी जो है वो सवाल पूछती है और उस सवाल के जवाब के अंदर हमें यह पता चलता है, जो अभी बोले थे ना डॉक्टर साहब, कि सिर्फ इस बात पे कि ऑफशोर कंपनी थी, नहीं सर, सिर्फ इस बात पर नहीं। वो कह रहे हैं आपके असासे जो हैं आपकी हलाल आमदनी से ज्यादा है, यानी करप्शन के पैसे से वो असासे बनाए गए। 3 दहाइयों का एहतसाब इसलिए हो रहा है, 3 नस्लों का एहतसाब इसलिए हो रहा है क्योंकि मियां शरीफ ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसी रकम से अपार्टमेंट्स खरीदे गए। ये आर्ग्यूमेंट, ये मौकिफ जो है शरीफ फैमिली का था। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।